क्या दिया है? ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज स्लाइडिंग ऑन ए रॉक फ्लोर। कोई 4 kg का ब्लॉक है, ये स्लाइड कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। वो तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, वेलोसिटी का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर म्यू दिया हुआ है पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। फ्लोर exerts two forces, normal reaction and दूसरा इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्लोर इसके ऊपर दो फोर्स दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। कितना बढ़िया! नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन आर टू फोर्सेस एक्टिंग। अच्छा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? दैट एवरीवन नोस। इसको क्या बताना? व्हाट इज द फ्रिक्शन डायरेक्शन? यू से द फ्रिक्शन हैज टू बी समथिंग लाइक दिस। कितना स्लाइड कर रहा है ना, म्यू आर। नॉर्मल रिएक्शन इज आर व्हिच इज इक्वल टू 4g, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, दैट इज इक्वल टू 3/4 into 4g, that is 3g। और आप देख रहे हो कि दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ये r है, ये म्यू आर है। तो जो नेट फोर्स होगा, कुछ लोग हड़बड़ी में सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लिख के आ जाते हैं। म्यू आर है, सॉरी ये r और म्यू आर का रिजल्टेंट जो होगा वही होगा नेट फोर्स। 10 नेट फोर्स इज r का स्क्वायर म्यू आर का स्क्वायर होल डबल। एक 40 है, दूसरा 30 है, सो इट इज 50 न्यूटन। आई एम सो हैप्पी दैट माय चिल्ड्रन आर एबल टू डू। आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हो के कर लेते हो तो बहुत बढ़िया करते हो। ध्यान रहे, बहुत बढ़िया आगे होने वाला है। बट अपने आप को बचाए रखो दुनिया की वायरस से। हैव ए स्ट्रॉन्ग फायरवॉल। इतना बढ़िया फायरवॉल बनाओ कि बाहर का वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। A block of mass m is at rest on a rough inclined plane. Find net force exerted by the plane on the block. इसको सोचने की दो तरीके हैं। I am even more happier क्योंकि ये क्वेश्चन को आप सोच पाए। अब मैं इसको सॉल्व करने की दो तरीका बताऊंगा। आप कौन से तरीके से सोचे हो उसके हिसाब से आपका ब्रिलियंट लेवल डिपेंड करता है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक तरीके से सोचेंगे इससे बहुत बढ़िया, दूसरे तरीके से सोचेगे तो ओनली बढ़िया। देखते हैं आप कौन से तरीके से सोचे हो। बोला है कि ब्लॉक है मास m का, वो रेस्ट में है। तो पहला मेथड सोचने का, रेस्ट में है मतलब ब्लॉक के ऊपर तो दो फोर्स है ना, एक है mg sin थीटा, है ना, और दूसरा है उसका वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा। mg sin थीटा एंड mg cos थीटा द वेट कंपोनेंट्स। देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन and there must be a frictional force, है ना। तो आप क्या कहोगे सॉल्यूशन में? क्या कहोगे? प्लेन exerts two forces on block। ठीक है, two forces on the block। अच्छा, two forces on the block। तो क्या पहला हुआ नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन कितना है आपको मालूम है? ये आपको क्लियरली फिगर में भी दिख रहा है। और ये सब छोटे मोटे चीज आप जैसे अच्छे बच्चों को मालूम हुआ होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं होता है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सो इट इज mg sin थीटा। And you clearly see frictional force is perpendicular to the normal reaction, so the net force is r square, frictional force का square whole over। ये हो गया mg cos थीटा का स्क्वायर, है ना, mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का स्क्वायर। कितना सिंपल है।
में से mg तो कॉमन जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में जन अंतर की प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, क्या मिला, इट इज mg, है कि नहीं। ये हुआ एक तरीका सोचने का, बट इट इज ए फॉर्मूला वे वी आर डूइंग। लेट अस थिंक अदरवाइज, लेट अस सी अदरवाइज। हम जानना चाहते हैं कि what is the force exerted by the plane on the block? The block is in equilibrium. थोड़ा सोचो, the block is in equilibrium. What is the force, net force exerted by the plane on the block? अच्छा, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, है ना। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स हो गया mg, और ये प्लेन इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा होगा, कुछ तो फोर्स दे रहा होगा, है ना। जो फोर्स दे रहा होगा दैट इज द नेट फोर्स, एंड दैट नेट फोर्स must be equal to and opposite to mg, then only the block can be traced, है कि नहीं। तो ये ऐसे बोलने से दिमाग में और भी एक चीज की क्लैरिटी आया, ये जो इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर दो फोर्स देगा, वो दोनों फोर्स का जो मिला के जो रिजल्टेंट नेट फोर्स बनेगा उसका डायरेक्शन क्या बनेगा, ऑपोजिट टू mg। अगर आप यहाँ पे इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, ये था r नहीं, और ये था म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स, आप रिजल्टेंट निकाल के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। यू विल सी द नेट फोर्स व्हिच इज mg व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। ये क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या था, r। तो ये हिडन नॉलेज है इसके अंदर, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हिडन नॉलेज क्या है, क्योंकि वो ब्लॉक के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स आ रहे हैं, क्या फोर्स, वेट एंड द नेट फोर्स ऑफ द प्लेन। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑफ द प्लेन मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू वेट, है ना। तो नेट फोर्स ऑफ द प्लेन क्या होना चाहिए, mg। ये सारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं था। इससे और एक चीज समझ में आ गया, द नेट फोर्स हैज टू बी वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि उसको इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू mg होना चाहिए, है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। दिया है कि देयर आर टू ब्लॉक्स 3 kg and 2 kg, हियर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। अब ये जितना एक्सीलरेशन में जाएगा ये उतने में ही जाएगा, सो इट इज ए टाइप 1 न्यूमेरिकल। सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहां पर 2 kg को खींचा जा रहा है, 3 kg को फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है ना। और क्या है r तो 3g है ना। तो अब क्या कहेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स खींचने वाला 2g, रोकने वाला है म्यू इंटू आर दैट इज 3g, और r नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, जबकि r इज इक्वल टू 3g है। तो आप क्या कहोगे, म्यू हो गया 0.5, so it is coming out to be 5 Newton. Oh, what is the net mass under motion? दोनों चलेंगे भाई, ये 20 है, ये 30 into 0.5 हो गया 50, so 5 Newton. Net mass under motion is 3 plus 2 5 kg। तो फिर क्या है एक्सीलरेशन, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, 5 by 5 1 meter per second square, it is 1 meter per second square। देखो कोई डिफिकल्टी तो था नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर shown म्यू एवरीवेयर इज 0.5। अच्छा, तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अगर बहुत जोर से खींचेंगे हो सकता है यहाँ का थ्रेड टूट जाएगा। चलो देखते हैं कि कितना मैक्सिमम जोर से खींच सकते हैं कि यहाँ का थ्रेड नहीं टूटेगा।
दिया है हर जगह, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 पे। थ्रेडेड ए, यहाँ का थ्रेड कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन 12 न्यूटन। पूछा है कितना मैक्सिमम फोर्स में इसको खींच सकते हैं। इफ दैट इज व्हाट इज द केस, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट दिस वे। लेट ए इज मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg अगर देखेंगे, 2 kg को आप मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन में ले रहे हो तो टेंशन भी मैक्सिमम होगा। टेंशन कितना होगा? 12 न्यूटन। और यहाँ पर सीडो फोर्स कितना आएगा? 2a, वेट 2g, नॉर्मल रिएक्शन r, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू r। तो आप क्या कहोगे? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आप कहोगे T इक्वल टू 2a प्लस म्यू आर। T दिया गया है कितना? T दिया गया है 12 न्यूटन। 2a पता नहीं है, म्यू इज 0.5, r इज 2g, 0.5 इंटू 2g हो गया 10। तो इसका मतलब a कितना हुआ? a इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम आप इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में खींच सकते हो। पूछा है मैक्सिमम फोर्स बताओ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में खींच सकते हो, बात ठीक है। मैक्सिमम फोर्स बताओ, चलो देखते हैं मैक्सिमम फोर्स। अब ये हुआ ब्लॉक, ये हुआ दूसरा ब्लॉक, हम खींच रहे हैं मैक्सिमम फोर्स में। अब जो फोर्सेस आएंगे ये 2g है, r है, म्यू r है, ये 3g है, r है, म्यू r है ना। और क्या? और ये है कि इसके ऊपर सीडो फोर्स आ रहा है, 2 kg है तो 2a, इसके ऊपर 3a। वैसे आप चाहो तो इसका 3 kg का थ्री बॉडी डायग्राम करके भी निकाल सकते थे। मेरे ख्याल से शायद आपके लिए वो ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। चलो देखते हैं थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, दैट विल बी इजी एंड योर पार्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, अगर सोचे तो 3 kg के ऊपर वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शनल फोर्स है और टेंशन भी है और सीडो फोर्स भी है, क्योंकि ये भी तो जा रहा है एक्सीलरेशन में। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। सो व्हाट मैक्सिमम फोर्स यू नीड? 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम, 8 dynamic equilibrium. What is the maximum force required? It is T plus 3a plus mu r. सबका वैल्यू डालो। T is 12, 3a is 3 into 1, mu r is 0.5 into 3g. It is 15. So कितना हुआ? 37, 3, 40 newtons. So maximum force you can apply is 40 newton. मेरे ख्याल से मैं 2 स्टेप में इसको निकाला, पहले ए निकाला फिर एक्स मैक्सिमम निकाला। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कितना होगा? 30 न्यूटन। हाँ, तो आपको आंसर मिल गया। फिर से दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए रॉक इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, क्या इंक्लिनेशन का है? 30 डिग्री विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे आ रहा है। फाइंड म्यू। दूसरा पूछा है व्हाट विल बी एक्सीलरेशन व्हेन द इंक्लिनेशन इज मेड 60 डिग्री। दूसरे में पूछा है 2 ब्लॉक रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह बराबर है, दोनों फिसल के आएंगे पक्का, ठीक है ना। क्या दिया है? गिवन blocks are sliding down। पूछा है बताओ what is the tension in the thread, थ्रेड में टेंशन क्या होगा।
ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि ब्लॉक स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? एज सॉल्यूशन, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ? ऐसा कब होता है? आप कहोगे द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री। जब when the inclination is same as angle of repose, either the body is at the verge of motion or slides down with constant velocity. So क्या मतलब हुआ? So what is mu? एंगल ऑफ रिपोज के साथ क्या रिलेशन है? tan थीटा 0 है ना, और थीटा 0 30 है, सो इट इज tan 30। tan 30 मतलब क्या वैल्यू हो गया? 1/√3। करेक्ट, ठीक है, इट इज 1/√3। अच्छा, पूछा ये बीट नंबर 1 था, म्यू का वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है कि इंक्लिनेशन को 30 की जगह 60 कर दिए। When theta is 60 degree, I have given you a formula for acceleration, g sin theta minus theta 0 by cos theta 0। देखो ऐसा फॉर्मूला में दिया था प्रीवियस क्लास में, g sin 60 minus 30 by cos 30, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो फिर से क्या हो गया? g tan 30 that is g by √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी लोग आपने से कर लिए। दूसरा केस में आंसर क्या हो रहा है थोड़ा देखेंगे। नो 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 नो, इसमें देखो ये दोनों ब्लॉक आ रहे हैं। हम क्या कहेंगे? पूछा है व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। अब ये ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है, ये ब्लॉक भी स्लाइड कर रहा है। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ एम? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये हम जानते हैं, ये एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला लिया था, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक रेस से स्टार्ट किया, ये भी रेस से स्टार्ट किया। ये जितना जोर से जा रहा है ये उतनी ही जोर से जा रहा है। अरे दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा तब ना। मान लो कि दो आदमी हैं, दोनों बराबर स्पीड बराबर एक्सीलरेशन में भाग रहे हैं, दोनों के बीच में एक रस्सी है, रस्सी में टेंशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर ये जल्दी जल्दी भागेगा, ये धीरे धीरे भागेगा तो इसमें टेंशन होगा। ये जल्दी जल्दी भागेगा, ये धीरे धीरे भागेगा तो रोप स्लैक हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। तो अब क्या है? दोनों मूव कर रहे हैं विद सेम एक्सीलरेशन। एज बोथ blocks are having same motion, tension in thread is दोनों ब्लॉक का मोशन बराबर है तो थ्रेड में टेंशन 0 होगा। और योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे थ्रेड ए से नहीं था, ए से था, अब टेंशन क्या है? 0। अब ये जितना भागेगा ये उतना ही भागेगा। थ्रेड स्ट्रेच होगा क्या? स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच नहीं होगा तो क्या होगा? टेंशन 0। देयर विल बी नो टेंशन इन द थ्रेड। मैं सीधा दिखा दिया था। अब ये जैसे जितना वेलोसिटी जितना एक्सीलरेशन में भाग रहा है ये भी उतनी जोर से भाग रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो थ्रेड तो हरदम लूज ही रहेगा। देयर विल बी नो टेंशन इन द थ्रेड। पहला क्वेश्चन में दिया है कि ब्लॉक ये रेस्ट में है इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो सॉल्यूशन में क्या पता चला? मतलब इस केस में ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या हो गया? तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में आप देखोगे ये थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज, मतलब
30 डिग्री, तो म्यू मिल गया आपको tan 30, दैट इज 1/√3। पूछा नहीं था। एनीवे 8 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, 8 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। एक कंसेप्ट था, क्या था आप जानते हो कि mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, है ना? हाँ, क्योंकि म्यू की जगह tan थीटा डालेंगे तो बात वही आएगा। अच्छा, पूछा है क्या फोर्स चाहिए उसको ऊपर खींचने के लिए। जब ऊपर खींचोगे नीचे खींचने वाली फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। देखा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना है, 0। देयर इज नो शैडो फोर्स, देयर इज नो शैडो फोर्स। सो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन F क्या होना चाहिए, इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, दैट इज mg sin थीटा प्लस नीचे वाला म्यू mg cos थीटा। लेकिन mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा तो दोनों बराबर है। सो F इज इक्वल टू 2mg sin थीटा, एंड थीटा कितना है 30 डिग्री। सो हम कहेंगे 2mg sin 30 that is equal to mg. So the force required to pull it up with constant velocity is mg only. Now see the second case, ये भी जेई में आ चुका है। जो लोग बता देंगे वो लोग बढ़िया हीरो है हमारे। क्या है दिया है कि ये दोनों ब्लॉक ऐसे रखे हुए थे, दोनों स्लाइड कर रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। कब, जब ये जितने जोर से जाएगा ये उतने जोर से जाएगा। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होता है। जिसका म्यू ज्यादा होगा, मोर म्यू इंप्लाइज लेस एक्सीलरेशन, लेस म्यू इंप्लाइज मोर एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है, अगर इसका म्यू कम हुआ तो ये जल्दी जल्दी भागेगा, इसका म्यू ज्यादा है ये धीरे धीरे आएगा, तो दोनों में गैप क्रिएट हो जाएगा। अगर दोनों का म्यू बराबर हुआ तो दोनों एक साथ चलेंगे। अगर μ1 ज्यादा हो गया, μ2 कम हो गया, तो m2 जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में m1 के पीठ पे बैठा रहेगा। तो कौन सा केस में दोनों एक साथ चलेंगे, जब μ1 μ2 बराबर है या फिर μ2 कम है। तो हम कहेंगे आंसर इज डी। जब μ2 कम है, μ2 μ1 से कम है या फिर μ1 μ2 बराबर है, आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हो तो मैं भी ऊपर ऊपर ले रहा हूं, तो थोड़ा कोऑपरेट करो, धोखा मत देना। क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाला आज की क्लास का हीरो बनेगा। हु इज द हीरो ऑफ सीटीएस टुडे? आज की क्लास का हीरो, यू विल गेट अ डायमंड मेडल है अंदर, देखो। चलिए कौन बनाएगा इसको, ठीक है? आए सब लगे हुए हैं, वेरी गुड। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है, ये फोर्स दिया है, फिगर शोन, F कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब F 0 होगा, ये प्लेन इसके ऊपर क्या फोर्स देगा, ओनली नॉर्मल रिएक्शन। और जब F बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये स्लाइड करेगा, प्लेन इसके ऊपर क्या फोर्स देगा, दो फोर्स R और म्यू R नहीं। तो हम क्या कहेंगे, हियर 8 when F is equal to 0, the net force is only R, which is 4G. When F is equal to infinite, net force, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दो फोर्स आएगा बॉडी के ऊपर, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स।
तो आर का स्क्वायर म्यू आर का स्क्वायर होल डबल। आर कितना है? आर है 40, म्यू आर कितना है? 0.75 इंटू 40 है कि नहीं? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द नेट फोर्स कितना आएगा? दैट इज 50 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे? ये ऑप्शन तो सब कुछ गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये आंसर 40 से 50 के बीच में रहेगा, न्यूटन है, these are all न्यूटन। आंसर 40 से 50 के बीच में रहेगा, मतलब F का वैल्यू कुछ भी हो जाए, नेट रिएक्शन विल बी बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बनाने वाला CTS हीरो। आपने कोई नहीं बनाया तो मेरे को ही आज हीरो बनना पड़ेगा। क्या कोई बताना चाहता है अपना फाइनल आंसर? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ जेई, लेकिन ये आया किस बुक से मालूम है? एस सी वर्मा जी का क्वेश्चन है, लेकिन उनका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। फॉर योर क्लैरिटी आई सॉल्व इट इन 2 डिफरेंट मेथड्स। एक तो एस सी वर्मा जी का मेथड क्या है, फिर मेरा मेथड क्या है, दोनों मेथड में सॉल्व करेंगे। और इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, अच्छा ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा ये फिगर को मैं यहाँ पे प्यार से बनाता हूँ। ये बड़ा वाला फिगर थोड़ा आपको दिखने में आसान लगेगा, इसीलिए। तो ये लेंथ दिया है b, ये लेंथ दिया है a, ऐसा करके दिया है। अब पूछा है व्हाट इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ये हम लोग का एक जनरल मिसकंसेप्शन है। जब भी नॉर्मल रिएक्शन दिखाना होता है प्राक से दिखा देते हैं, अरे नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों देखना होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको मालूम है, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नीट्यूड इज एनजी cos थीटा, वो भी सबको मालूम है। लेकिन कहां पे आता है भाई? यहाँ पे आता है, यहाँ पे। मैं तो कभी नहीं बोला कि बीच में आता है। तो कहां पे आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन, ये देखना है। Where the normal reaction will act? So what are the 3 forces acting on this block? At equilibrium, the 3 forces on block are, एक हुआ mg, दूसरा हुआ नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू आर तो नहीं कहेगा ना, रेस्ट में है, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, कुछ भी हो सकता है। हाउ इज mg? mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सबको मालूम है। फ्रिक्शनल फोर्स, इसके तो कोई दो राय नहीं है, इट इज टैंजेंशियल टू द सरफेस। तीसरा फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन है, तीसरा फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन। Now recall to the old definition of free body diagram I have given. Properties of equilibrium में, if 3 forces are acting on a body and the body is in equilibrium, the line of action of the 3 forces has to be parallel or concurrent. They must pass through a common point. That means the normal reaction will act somewhere here. इसी पॉइंट से पास करेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना? तो ये कौन सा पॉइंट है वो भी पता करना है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पॉइंट सी में ये ब्लॉक को घुमाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन है वो पॉइंट सी में ब्लॉक को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लॉक क्यों नहीं घूम रहा है? हम जानते हैं रेस्ट में मतलब घूमने घुमाने की बात इसमें नहीं है, नेट मूवमेंट मस्ट बी 0। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट में इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। और mg कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? अरे mg तो पासिंग थ्रू सेंटर, mg विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट अबाउट c।
mg will not produce any moment about c. और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। फ्रिक्शनल फोर्स c में ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। mg तो घुमा ही नहीं रहा है बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, और ये ब्लॉक रेस्ट में है। मतलब the moment produced by normal reaction about C is equal to moment produced by the frictional force about C। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कहेंगे पहला मेथड जो ट्रेडिशनल जेई लेवल में जितने सारे बुक है सबका मेथड। मेरा मेथड कुछ अलग है, देखेंगे हम लोग। पहला मेथड क्या है कि एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट sigma mc must be equal to 0, so moment clockwise movement must be equal to anti-clockwise movement। हाँ, ये भी समझ में आ गया। बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज बुक में नहीं है मतलब वो स्पेशल है, उसको ध्यान से पकड़ के रखना। छोटे छोटे चीजों से आप दूसरों से अलग बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, कौन इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो मूवमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मूवमेंट ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मूवमेंट कितना होगा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, नहीं, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली a/2 है। अब ये ब्लॉक रेस्ट में है भाई, रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अप्लाइड फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कितना है, अगर इसका मास m है तो mg sin थीटा, सो हम कहेंगे mg sin थीटा into a/2 is the moment of r about c। ये हो गया आंसर। दूसरा मेथड, कभी कभार दूसरा मेथड बहुत आसान बन जाता है। अब हमें r के लिए मोमेंट निकालना है, हम क्या किए, फ्रिक्शनल फोर्स की मोमेंट के साथ बराबर था इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का मोमेंट निकाल दिए। चलो सोचते हैं r का मोमेंट निकालना है, तो r इंटू ये डिस्टेंस कर लेंगे। चलो ये डिस्टेंस को हम कहते हैं l, हम L निकालने की कोशिश करते हैं, दिया है कि एंगल थीटा है। सॉल्यूशन हुआ, हियर R इज कितना, इधर वाला फोर्स क्या है, ये फोर्स mg cos थीटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी L निकालने वाली बात हुआ, देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा ही हो गया, है ना, ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, हमें L चाहिए था और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है L बाई a/2, L डिवाइडेड बाय a/2 इज इक्वल टू tan थीटा। अगेन L डिवाइडेड बाय a/2 इज इक्वल टू tan थीटा, L डिवाइडेड बाय a/2 इज tan थीटा, तो L कितना हुआ, a/2 tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ r about c इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ r about c इज इक्वल टू कितना, r into l, that is mg cos theta multiplied to l is a/2 tan theta। देखो तो कितना हुआ, ये tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा को खा गया, क्या मिल गया, mga/2 इंटू साइन थीटा, जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे। दोनों तरीके से आपको सही आंसर मिल रहा है, लेकिन दोनों तरीके के सोच में जमीन आसमान के अंतर है, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो इस मेथड से करोगे ओरल क्वेश्चन बन जाएगा, इस मेथड से करोगे यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इसलिए दोनों मेथड को सीख लो। ये अगर प्लेन मिरर है
इस प्लेन मिरर में CTS का हीरो का रिफ्लेक्शन है। हियर रिफ्लेक्शन इज द हीरो ऑफ टुडेज क्लास। समझ में आ गया? क्या होगा रिफ्लेक्शन? मी का रिफ्लेक्शन क्या होगा? है यस, वी आर द हीरो ऑफ CTS।